आप सभी को मेरे YouTube चैनल में पुनः एक बार स्वागत। आज हम पॉलिटिकल साइंस से फिर बातें करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे कि वर्ग 10 से जो लिया गया है यानी दूसरे अध्याय का ही है। दूसरे अध्याय में जो पिछले सीरीज में हमने आपको कंप्लीट किया हुआ था, तो उस सीरीज से यानी कुछ बातें यहाँ पे है जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और इस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार की जो दशा है, बिहार की जो स्थिति है, इसमें हम पूरे देश की स्थिति को समझ सकते हैं। और बिहार में भी हम देखेंगे कि बिहार की जो स्थिति है, यहाँ बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम जिक्र करेंगे। पदाधिकारियों को यानी जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पदाधिकारी गण होते हैं, उनको कैसे हम हटा सकते हैं, किस प्रकार से हटाने की प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, आय के क्या स्रोत हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत की व्यवस्था है उसमें आय का स्रोत क्या है, किस माध्यम से आय होता है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ आगे अगले बिंदु में देखेंगे कि पंचायत समिति के कुछ कार्य होते हैं, वे कौन कौन से कार्य उनके लिए निर्धारित किए गए हैं जो पंचायत समिति के लिए कार्य होते हैं। फिर यहाँ अगला बात हम देखेंगे कि जैसे बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था जो है, कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था की बातें कैसे हम करेंगे, कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था क्या है और किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल पाता है। फिर हम अगले पॉइंट पे देखेंगे कि नगर परिषद तथा इसके जो प्रमुख अंग होते हैं, तो नगर परिषद और इसके अंगों के बारे में हम जिक्र करेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा कि नगर परिषद के जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, वे कौन कौन से ऐच्छिक कार्य होते हैं, अपनी इच्छा के माध्यम से वे कौन कौन से नगर परिषद अपने कार्य को कर सकते हैं। फिर हम यहाँ नगर निगम की बात करेंगे। नगर निगम में देखेंगे कि आय के इसके क्या स्रोत होते हैं, नगर निगम के अंग की कौन कौन से हैं, और अंततः हम बात करेंगे कि नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण है और आपके जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यह बात जानना भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ताकि आप पढ़े लिखे यदि विद्यार्थी हैं तो आपको किसी तरह से कोई परेशान न कर सके, आप अपने अधिकारों को समझ सके, अपने कर्तव्यों को समझ सके। यह बात हर किसी को जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए हम शुरू करते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जैसे बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 ईस्वी में आप समझ सकते हैं कि 1993 में पारित हुआ था और इसे पुनः हम देखेंगे कि 2006 ईस्वी में संशोधित किया गया। और इसकी कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार से जिक्र करेंगे कि विशेषता में जैसे हम 1 नंबर पॉइंट पे यहाँ बातें करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जो होता है, जो भी ग्राम पंचायत होता है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 7,000 के आसपास निर्धारित की गई है। यानी कि कलेक्टर को किसी ग्राम पंचायत में किसी क्षेत्र में, जो डीएम महोदय होते हैं, किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी क्षेत्र में उनको या उनसे मिलने वाले उनसे अलग अलग वो चाहे तो पंचायत को वितरित कर भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ कि ग्राम पंचायत जो होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया और एक मुखिया के साथ 500 की आबादी पर एक सदस्य चुनने का प्रावधान किया गया है। यानी एक मुखिया होंगे और एक मुखिया के साथ 500 के आबादी पर एक जो सदस्य होते हैं, जिसे हम पंचायत सदस्य कहते हैं, ये चुनने का अधिकार दिया गया है। फिर अगले बिंदु में हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाता है। शेष स्थान पर पिछड़े वर्ग के लिए 20% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से छात्रों, लेकिन आरक्षण का प्रतिशत आप समझ रहे हैं कि 50% से अधिक कभी नहीं हो सकता है। आरक्षण कभी भी कितना भी लागू होगा तो हमारे संविधान के प्रावधान के हिसाब से 50% से अधिक आरक्षण कभी नहीं दिया जा सकता है। फिर आप अगले बिंदु पे देखेंगे कि आरक्षित वर्गों का स्थान जो दिया गया है, आरक्षित स्थानों का 50% स्थान अगर दिया गया है तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के अनुपात में महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। यानी जो भी यह अनुपात होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसके अलावा आरक्षित यानी अनारक्षित जो पद होता है, पदों में से 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं।
महिलाओं के लिए इस प्रकार के 50% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला एकमात्र राज्य आप बिहार देखेंगे कि बिहार में ही है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और अगले इसके बिंदु में हम देखेंगे कि उप मुखिया का निर्वाचन जैसे ग्राम पंचायत के चुने जाने या चुने गए सदस्य जो होते हैं इन सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। फिर इस प्रकार के कुछ सामान्य नियमों का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा बिंदु है कि पदाधिकारियों को कैसे हटाया जा सकता है। तो पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान भी है। अगर मान लीजिए कि कोई मुखिया चुना गए, कोई मुखिया के बाद उप मुखिया चुना गए या किसी भी ग्राम पंचायत के पद पर आ गए तो वैसे पदाधिकारियों को कैसे पद मुक्त किया जा सकता है, इसके भी हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इस बात को जानना हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान आप जानते हैं कि मुखिया ही होता है और मुखिया या उप मुखिया पद से स्वेच्छा से हट सकते हैं। अगर वो चाहे तो अपने मर्जी से पद से रिजाइन दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से भी हट सकते हैं। स्वेच्छा से रिक्त पद करने का आग्रह उन्हें जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना पड़ता है। अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो जिला के जो पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं उनके पास एक पत्र के माध्यम से पत्राचार करते हैं और पत्राचार करके वे स्वेच्छा से पद से हट सकते हैं। ग्राम पंचायत के अगर 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 सदस्य भी बहुमत से अगर मुखिया अथवा उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगा दें तो मुखिया अथवा उप मुखिया पद से हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए सदस्यों का। इसके बाद ग्राम पंचायत के कुछ कार्य भी हो जाते हैं, यानी कि कार्य भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन कार्यों में हम देखेंगे ग्राम पंचायत को पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कुछ सामान्य कार्य के निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है और उसका दायित्व भी पूरा करते हैं, जिसमें हम अलग अलग बिंदुओं में इसकी चर्चा करेंगे। जो अलग अलग बिंदुओं में जैसे हम समझ सकते हैं कि पंचायत यानी पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजना और बजट का निर्माण करना यह ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। दूसरा बिंदु आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा जैसे मान लीजिए कि आग लग गया, बाढ़ आ गया। आप देख रहे हैं कि आज के संदर्भ में कोरोना जैसे महामारी से लोग निपट रहे हैं, तो ऐसे स्थितियों में सहायता प्रदान करना पंचायत यानी पंचायत के कार्य में महत्वपूर्ण अपना भागीदारी है। यानी पंचायत अपने स्वेच्छा से इसमें कुछ खर्च कर सकता है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर हम विचार करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर कोई अतिक्रमण हुआ है तो उस अतिक्रमण को हटाने का काम भी यह ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर आप चौथे बिंदु पे विचार करेंगे तो संगठित श्रमिकों को यानी जो असंगठित श्रमिक हैं उनको संगठित बना देना और संगठित करके विभिन्न सामूहिक कार्यों में निष्पादन से स्वैच्छिक सहयोग व्यवस्था करना यह आपका ग्राम पंचायत का कार्य माना जाता है। फिर आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुछ शक्तियां भी है। जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत का अंतर्गत कुछ शक्तियां प्रदान की गई है जो संविधान प्रदत्त है। इन शक्तियों में जैसे आप जान सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत को अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। इनमें से हम अलग अलग बिंदुओं के रूप में इसका भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं के रूप में हम देखेंगे संपत्ति अर्जित करना यानी संपत्ति कमाना, धारण करना तथा खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। इनके अलावा उन्हें संविदा यानी कंटेक्ट पर भी, जिसे हम नियोजनवाद कहते हैं, यह करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। फिर आप देखेंगे दूसरे बिंदु के रूप में कि ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें वार्षिक कर जैसे आप देखेंगे कि जल कर है, स्वच्छता कर है, हाटों मेलों के प्रबंधन पर कर लगाना, इसके अलावा वाहनों के निबंधन पर फीस लगाना एवं पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्था यानी जो व्यवसाय करने वाले व्यवसायी है, उद्यमी है, तो उद्यमियों पर कर लगाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसके तीसरे बिंदु में हम विचार करेंगे कि वित्त यानी राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर उन्हें राज्य की संचित निधि से अनुदान प्रदान करने का भी अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई तरह के अधिकार ग्राम पंचायत को मिले हुए हैं और इन अधिकारों का प्रयोग ग्राम पंचायत निश्चित रूप से करते हैं
अब इसमें हम बातें करेंगे कि ग्राम पंचायत के तो अधिकार हो गए। अधिकार के बाद अगर मान लेते हैं कि इसके आय का जो स्रोत है, कि ग्राम पंचायत को अगर आय आता है, आय का जो स्रोत है, किस माध्यम से आय का स्रोत होता है, तो इसमें हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कारारोपण के माध्यम से भी ग्राम पंचायत को आय का स्रोत माना जाता है। यानी कारारोपण के माध्यम में जैसे आप देखेंगे कि मकान कर लगाकर, जिसे हम होल्डिंग टैक्स के नाम से जानेंगे, कि इसे आरोपित करना, व्यवसाय करना, व्यापार करना, नियोजन करना और पेशा आदि कर को हम क्या कर सकते हैं, आरोपित कर के रूप में जान सकते हैं। फिर आप देखेंगे फीस और रेंट लगाकर भी ग्राम पंचायत आय अर्जित कर सकता है। जैसे वाहनों के निबंधन करके, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जलापूर्ति के लिए गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करके, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करके फीस या रेंट लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। फिर आप देखेंगे अनुदान के माध्यम से भी ग्राम पंचायत को आय होता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है कि राज्य की संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। और इस तरह से ग्राम पंचायत को आय के कई स्रोत यहाँ उपलब्ध हो गए। फिर आप देखेंगे ग्राम पंचायत के कुछ अंग होते हैं, जो अंग सब महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इन अंगों में हम बारी बारी से सभी अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग हैं, तो इसे हम मुख्यतः 4 अंगों के रूप में बांट सकते हैं। जिसमें सबसे पहला अंग अगर हम बांटे तो ग्राम सभा हो गया, दूसरा अंग इसका हो गया कि मुखिया, तीसरा अंग हो गया क्या, ग्राम रक्षा दल, और इसके बाद तीसरा अंग हो गया इसका ग्राम रक्षा दल, और चौथा हो गया दलपति या ग्राम कचहरी। जो आप देखते हैं आए दिन आपके आसपास के जो मुखिया जी हैं, या आम सभा जो होता है, या दलपति जी को देखते हैं, या ग्राम रक्षा दल वाहिनी को देखते हैं, या किसी न किसी रूप में आपके सामने इसका पल्ला पड़ जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं। ये सभी अंगों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि कौन कितने महत्वपूर्ण है और किसकी क्या जरूरत है। जैसे आप देखेंगे ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा एक पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कहलाती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी स्त्री पुरुष जो हैं, अर्थात जिनका उम्र 18 से अधिक हो चुका है, इसके सदस्य होते हैं। इसकी बैठक को बुलाना और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको दिया जाता है, तो मुखिया को दिया जाता है। और इसके साथ अधिनियम के प्रत्येक वर्ष इनकी कम से कम 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। इससे ज्यादा भले हो जाए, लेकिन कम से कम 4 बैठकें होना अनिवार्य है। यानी कि कम से कम 3 महीने पे एक बार बैठक होना अनिवार्य हो जाता है। ग्राम सभा ही विभिन्न विकास निकायों को स्वीकृति भी प्रदान करती है। अब दूसरा इसका अंग हम देखेंगे कि ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल का कार्य क्या होता है, तो इसके गांव के जो 18 से 30 वर्ष के युवक शामिल हो सकते हैं, और इसके नेतृत्व दलपति करता है। इसके साथ इसके ऊपर गांव की शक्ति और सुरक्षा का मूलतः दायित्व भी सौंप दिया जाता है। फिर अब बातें करेंगे ग्राम कचहरी की। तो ग्राम कचहरी में आप देखेंगे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 एवं संशोधन अधिनियम 2006 एक्ट के तहत आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि ग्राम पंचायत की कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो मुखिया एवं अन्य सदस्य होते हैं, एवं न्यायपालिका जिसे हम सरपंच कहते हैं, एवं अन्य रूप में आप देख सकते हैं कि निर्वाचित पंच को, जो निर्वाचित पंच होते हैं, एक दूसरे से अलग रखा गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी जो बनता है उसका प्रधान सरपंच को बनाया गया है, जिसका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए ही होता है। इसके अलावा प्रत्येक 500 की जनसंख्या के आधार पर एक पंच का भी निर्वाचन होता है। ग्राम कचहरी को दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे देखने का अधिकार है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो दीवानी मामले को देखना चाहता है ग्राम पंचायत, तो 10,000 से ज्यादा के मामले को दीवानी अधिकार नहीं दिया गया है। 10,000 से नीचे के मामले जो है या ग्राम पंचायत के जिम्मे सौंपा गया है। इस तरह से इसकी नियुक्ति जो होता है, इसके एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होते हैं। इसके अंतर्गत इसके एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव होते हैं, और इन लोगों की नियुक्ति जो होती है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। न्याय मित्र सरपंच और उसके कार्यों में सहयोग देता है। तथा यहां हम देखेंगे कि ग्राम कचहरी का काम क्या होता है कि ग्राम कचहरी यानी कि सचिव जो होता है, ग्राम कचहरी सचिव जो होते हैं, उन्हें कागजातों को रखने का जिम्मा दिया जाता है। फिर हम पंचायत समिति की बातें करेंगे, यानी कि इसके अंगों में जो पंचायत समिति की बातें आती हैं कि पंचायत समिति का क्या दायित्व बनता है,
तो पंचायत समिति में आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे राज्य में है कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के 3 स्तर है। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना की गई है। सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत को ही रखा गया है। 3 स्तर पर जो व्यवस्था हुआ है जिसमें सबसे निचला स्तर पर कौन है, ग्राम पंचायत। ये याद करने वाली बातें हैं। और इस तरह से जबकि मध्यम या द्वितीय स्तर पर पंचायत समितियों को बनाया गया है और शीर्ष पर जिला परिषद अवस्थित है। पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन 5000 की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया है। जो इस समिति के प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है। इसके प्रमुख एवं उपप्रमुख जो होते हैं, तो प्रमुख और उपप्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदस्यों में ही चुन के आते हैं। और ग्राम पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है जो पंचायत समितियों की बैठक बुलाने का कार्य करता है और उसकी अध्यक्षता भी उसके जिम्मे होता है। फिर आप देखेंगे कि वो पंचायत समिति के प्रलेखों को, जो प्रलेख होता है उसकी समीक्षा करता है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर अपना नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के अंतर्गत जो भी विकास के कार्य को करें उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार यहाँ जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के जिम्मे सौंपा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव भी होता है। वह समिति के प्रमुख के आरोप के अनुरूप पंचायत समिति की बैठक बुलाता है और उसका मुख्य दायित्व पंचायत समिति के निर्णयों को पूरा करना होता है। उसे वित्तीय खर्च का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वह ग्राम पंचायत का निरीक्षण भी करने का अधिकार उसे प्रदान किया गया है। फिर हम देखेंगे पंचायत समिति के कुछ कार्य होते हैं और पंचायत समिति के कार्यों में हम बातें करेंगे कि पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति अपने अधिकांश कार्यों का संपादन विभिन्न समितियों के माध्यम से करती है। इसके प्रमुख कार्यों के में पंचायत समिति की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उसे समेकित रूप से जिला परिषद के प्रमुख उपस्थित करना होता है। इसके अलावा जिला परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन एवं यानी जो कार्य होते हैं वो कार्यों का संपादन करना, उसका निष्पादन करने का काम करती है। सामुदायिक विकास कार्य एवं आपदा प्रबंधन इसके जिम्मे कार्यों में सौंपे गए हैं। अब जिला परिषद की बातें हम करेंगे तो जिला परिषद जो हुआ जिसमें पंचायती राज अधिनियम के शीर्ष पर जिला परिषद अवस्थित है। 50,000 की आबादी पर इसके एक सदस्य का निर्वाचन होता है और ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की ही तरह इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल एकदम ग्राम पंचायत के हिसाब से। इसके क्षेत्राधिकार के अधीन जिला की प्रत्येक पंचायत समितियां रखी गई है। सभी पंचायत समितियों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। इसका एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से ही करता है, यानी जो भी जिला परिषद सदस्य चुन के जाते हैं उसी में से एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जिला परिषद का प्रमुख कार्य पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। यह जिला के समेकित विकास के लिए भी विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए यानी क्रियान्वित करने की दिशा में पहल भी करता है। फिर हम बातें करेंगे कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में जब हम जिक्र करेंगे कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था यानी अब नगरों की बातें हम करेंगे तो बिहार में नगरीय शासन ही, अगर नगरीय शासन की बात की जाए तो नगरीय शासन की गौरवशाली एक परंपरा रही है और ऐसी परंपरा रही है जिसका उल्लेख हमें मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे मनुस्मृति में भी अध्ययन करेंगे, महाभारत में भी देखेंगे, जिसका जिक्र आपको सुनने के लिए मिलेगा। यूनानी पर्यटक मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका जो रचना किए थे, उस इंडिका में मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र में कार्यरत नगर पालिका के संगठन की चर्चा अपने पुस्तकों में जिक्र किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य जो हुआ करते थे, जिनका नाम चाणक्य भी है या दूसरा नाम एक और विष्णुगुप्त शर्मा भी है, इन्होंने भी एक अपना रचना किया था जो अर्थशास्त्र लिखा था। उस अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की चर्चा किए हुए हैं। और तो लेकिन हम यहां देखेंगे कि अतीत की यह गौरवशाली परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई
और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में नगरीय प्रशासन की संरचना को पुनर्गठित करने की दिशा में हुई, यहाँ प्रयास किया गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 4 दशकों के बाद भी इस दिशा में जो वांछित प्रगति कहा जा सकता है वह नहीं हो पाया। अतः हम संविधान के 74वें संशोधन की बात करें कि 1992 में जो 74वें संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा नगरीय शासन भी सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और इस संवैधानिक मान्यता के हिसाब से जैसे बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो बिहार में कोई महानगर नहीं है, अतः यहाँ नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। और ये संस्थाएं इस प्रकार से है जिसे हम वर्णन करेंगे अभी। जिसमें हम नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र जो धीरे धीरे गांव से शहर के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, यानी वो गांव के रूप से बदलते बदलते वो शहर के रूप में जाने लगते हैं। उनके प्रशासन को स्थानीय स्तर पर संचालित करने के लिए पंचायत यानी नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का गठन ऐसे नगरों के लिए किया जाता है जिसकी जनसंख्या 12,000 से लेकर 40,000 के बीच में हो। वैसे जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर पंचायत में बदला जा सकता है। और इसके साथ नगर में जो नगर के जो वयस्क हैं, यानी 3/4 जनसंख्या कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हों, तो वह नगर पंचायत का रूप ले सकता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 10 कम से कम 10 और अधिक से अधिक 37 हो सकती है, 10 से 37 के बीच में हो सकती है। इसके कुछ सदस्यों का चुनाव वहां के वार्डों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कहा जा सकता है कि वार्षिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है, यानी कि एडल्ट वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। अन्य सदस्यों का मनोनयन अगर हम देखें तो राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसके सदस्यों जो भी इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नगर पंचायत के दायित्वों का निर्वहन भी कर सकते हैं, यानी कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के पूरे कार्यों को कर सकते हैं, उनके कार्यों की देखरेख कर सकते हैं। अब हम नगर परिषद की बात करते हैं तो नगर परिषद में देखेंगे कि नगर पंचायत में बड़े बड़े शहर, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, कि शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद की स्थापना जो नगर परिषद है, तो नगर परिषद की स्थापना वैसे नगरों में की जाती है जिसकी जनसंख्या 2000 से लेकर 30,000 तक होती है। वैसे शहरों में ही नगर परिषद की स्थापना की जाती है जहां की जनसंख्या का 3/4 कृषि कार्य को छोड़कर उनका आजीविका दूसरे कार्यों में लगा हो और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो। वैसे क्षेत्रों में हम नगर परिषद की स्थापना कर सकते हैं। नगर परिषद के प्रमुख 4 अंग होते हैं और ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं, इसकी बातें आप ध्यानपूर्वक समझें कि एक होता है नगर पार्षद, दूसरा होता है समितियां, तीसरा होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और चौथा होता है कार्यपालिका जो अधिकारी होते हैं। तो इसमें नगर पार्षद जो होते हैं, नगर पार्षद का कार्य क्या होता है, नगर पार्षद कौन होते हैं, तो नगर पार्षद का एक प्रमुख अभिकरण है। इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर के नाम से जाने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, 40 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 37 का जिक्र आपको किया गया है और 40 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 40 से अधिक नहीं होगा। इसके सदस्य 80% निर्वाचित और 20% मनोनीत होते हैं। याद रखेंगे, 80% इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 20% सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और यह मनोनीत जो होता है, पार्षद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। राज्य सरकार को पार्षद को भंग करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार चाहे तो पार्षद को भंग कर सकती है। इसकी बैठक महीने में कम से कम 1 बार होती है। इसके सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, यानी जो भी सदस्य चुन के जाते हैं उसमें से एक अध्यक्ष बनते हैं, एक उपाध्यक्ष बनते हैं। फिर आप समितियां के बारे में देखेंगे, समितियां क्या है इसकी, तो नगर परिषद के कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कई समितियां होती है और इन समितियों की नियुक्ति नगर परिषद द्वारा की जाती है। इन समितियों में 3 से 6 सदस्य होते हैं और इस प्रकार की समितियां जो बनती है, तो इस प्रकार की समितियां अलग अलग कार्यों के लिए गठित की जाती है। और अलग अलग कार्यों के लिए जब गठित होती है, जैसे वित्त समिति अलग हो जाती है, जन स्वास्थ्य समिति अलग हो जाती है, शिक्षा समिति अलग हो जाती है और
इसमें वित्त समिति काफी शक्तिशाली समिति मानी जाती है, क्योंकि शक्तिशाली तो वही होता है, जैसे आप जानते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में रुपया पैसा होगा वही तो शक्तिशाली होता है आज के दौर में। तो इस तरह से ये समितियां नगर परिषद को अपने अपने विषयों के परामर्श में, यानी जो भी अपने विषय होते हैं उसमें परामर्श के अलावा अन्य दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन भी करता है। इसके बाद आप तीसरे इसके अंग के रूप में देखेंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है कि बिहार के प्रत्येक नगर परिषद के एक मुख्य पार्षद अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष पार्षद जो होते हैं उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं, यानी उन्हें चुना जाता है। इनका निर्वाचन नगर परिषद के सदस्यों द्वारा ही सामान्यतः 5 वर्षों के लिए ही किया जाता है, लेकिन इन्हें इस 5 वर्षों की अवधि के बीच में हटाया जा सकता है। जैसे आपको बताया गया पीछे भी कि 5 वर्षों के अंदर भी हटाया जा सकता है। मुख्य पार्षद नगर परिषद का प्रधान होता है, जो इसके कार्यों की देखरेख करता है, एवं नगर परिषद जो होता है कि नियमों को लागू करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। मुख्य पार्षद यानी अध्यक्ष को उस नगर का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। फिर हम चौथे इसके बिंदु पे बात करेंगे, चौथे अंगों पे बात करेंगे, जिसमें कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। तो कार्यपालिका पदाधिकारी में देखेंगे कि कार्यपालिका पदाधिकारी के पद जो होते हैं, इसके पद का प्रावधान प्रत्येक नगर पार्षद के लिए किया गया है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी कार्यपालिका जो पदाधिकारी होते हैं या राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। यह नगर परिषद के कार्यों का संचालन, उनके कार्यों के संपादन में सहयोग एवं सहायता देने के लिए अन्य पदाधिकारियों जैसे अभियंता हो गया, शिक्षा निरीक्षण हो गए, स्वास्थ्य अधिकारी हो गए इत्यादि, यानी कि इन लोगों की नियुक्तियां की जाती है। फिर हम अब जिक्र करेंगे नगर परिषद। नगर परिषद के आखिर में इसके कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य इनके दिए गए हैं। फिर हम बातें करेंगे इसके ऐच्छिक कार्यों के बारे में। तो इनके कार्यों में हम देखेंगे कि नगर परिषद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं, जैसे नगर की सफाई कराना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, इसके बाद नए सड़कों का निर्माण कराना तथा पुराने सड़कों की मरम्मत कराना, पुराने सड़कों के मरम्मत की व्यवस्था भी कराना, नालियों का निर्माण एवं सफाई की व्यवस्था कराना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध कराना, महामारी से बचाव के उपाय करना, मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करना, शमशान घाटों का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का निबंधन करना, आग से सुरक्षा की व्यवस्था करना इत्यादि इत्यादि कार्य दिए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके ऐच्छिक कार्य भी कुछ हैं। ऐच्छिक कार्यों में नगर परिषद के ऐच्छिक कार्यों को अगर हम सूची में रखें तो उसे इस प्रकार हम वर्णन कर सकते हैं कि नवीन सड़कों का निर्माण कराना, गलियों एवं नालियों का निर्माण कराना, बिजली का प्रबंध कराना, गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, गंदी बस्तियों को रहने योग्य बनाना, पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना, ये इसके ऐच्छिक कार्य हो जाते हैं। फिर हम नगर परिषद के आय के बारे में जिक्र करेंगे कि नगर परिषद के आय कहां से आते हैं। तो नगर परिषद के आय के बारे में देखेंगे कि नगर परिषद जो है अपने दायित्वों का निर्वाह समुचित ढंग से कर सके, इसके लिए उसे आय के कुछ संसाधन दिए गए हैं। इसे कर लगाने और उसे वसूलने का अधिकार दिया गया है, जैसे मकान कर लगाना, पानी कर लगाना, रोशनी कर लगाना, नाली कर लगाना, मनोरंजन कर लगाना इत्यादि इसको अधिकार दिया गया है। इसे बाहर से बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं पर अपनी सीमा के अंतर्गत चुंगी लगाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा शहर में चलने वाली जो सवारियां हैं, तो सवारियों से यह कर वसूल करती है। इसे राज्य सरकार से भी समय समय पर अनुदान प्राप्त होता है। यह हुआ आपका नगर परिषद के आय के स्रोत। अब हम नगर निगम की बातें करते हैं कि नगर निगम क्या है और नगर निगम के लिए क्या क्या, जैसे नगर निगम के लिए कौन कौन से कार्य हैं, इसके कौन से अंग, कितने अंग हैं, इसकी जिक्र अब करेंगे इसमें कि वैसे सड़क, वैसे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, याद रखेंगे, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। भारत में नगर निगम की स्थापना का इतिहास ब्रिटिश उपनिवेश काल से यानी 1688 ईस्वी में आप देखेंगे, इसमें मद्रास में नगर निगम की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम इसकी स्थापना बिहार की राजधानी पटना में 1952 ईस्वी में की गई थी।
एक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड जो होते हैं, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होता है और वार्डों के निर्वाचन में आरक्षण के नियमों का प्रावधान यहां किया गया है। प्रत्येक नगर निगम में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 एवं अधिकतम संख्या 75 तक हो सकता है। याद रखेंगे, न्यूनतम 37 और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 75 तक हो सकता है। पटना नगर निगम में 72 वार्ड है, क्योंकि 75 तक हो सकता है, तो पटना नगर निगम में कितना वार्ड है, अभी 72 वार्ड है। निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम 75 हो सकता है, जिसमें हम बातें जो अभी बताए कि भागलपुर अगर नगर निगम की बात करें तो उसमें 51 है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा की बात करें तो वहां पे 48 है। बिहार शरीफ नगर निगम में सदस्यों की संख्या 46 है। तो आरा नगर निगम में 45 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वार्ड में या प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का निर्वाचन होता है। फिर आप देखेंगे नगर निगम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो नगर निगम के अंगों में हम बातें करेंगे कि बिहार में नगर निगम के निम्नलिखित अंग इस प्रकार से हम जिक्र कर सकते हैं कि नगर निगम जो है, नगर परिषद या निगम परिषद, तो पूरे नगर निगम क्षेत्र की या इसके पूरे क्षेत्र को विभिन्न वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। इन निर्वाचित सदस्यों के अलावा चैंबर ऑफ कॉमर्स व्यापार संघ एवं निबंधित स्नातक सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। विशिष्ट योग्यता या किसी खास क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को संवाचित यानी संयोजित करने का अधिकार दिया गया है नगर परिषद के माध्यम से। इसके जो अलग नगर निगम क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य के रूप में इसकी बैठक में भाग लेते हैं। इसकी बैठक प्रत्येक महीने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसका प्रमुख कार्य निर्णय लेना, निगम का निर्माण करना, कर लगाना इत्यादि बनाया गया है। इसके साथ हम देखेंगे कि अब महापौर की बात है। नगर निगम में एक बातें आता है जिसमें महापौर की बात आता है। तो महापौर में हम देखेंगे महापौर एवं उप महापौर 2 पद यहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नगर परिषद अपने सदस्यों में से एक महापौर एवं एक उप महापौर का निर्वाचन सामान्यतः 5 वर्षों के लिए करता है। महापौर नगर परिषद का अस्थायी यानी सभापति होता है और उसकी बैठक की अध्यक्षता भी करता है। वह सशक्त अस्थायी समिति का भी पदेन सदस्य होता है और पदेन अध्यक्ष होता है। महापौर जो होता है नगर का प्रथम व्यक्ति होता है, अतः बाहर से आए अतिथियों का वह स्वागत करता है। महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। अब सशक्त स्थानीय समितियां जो होती है इसके बारे में हम समझेंगे। सशक्त स्थानीय समितियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह नगर निगम की एक शक्तिशाली निकाय है और नगर निगम की